शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि अभी तक रिलेशन और फंक्शन के ऊपर जितनी भी चर्चा हुई है, चाहे वह रिलेशन की हो, चाहे रिलेशन के प्रारंभिक टाइप की हो, चाहे फंक्शन की हो, चाहे रिलेशन फंक्शन के डिफरेंस की हो और उसके एरो डायग्राम द्वारा उसके विभेद की हो, आप लोग सारी बातों को बहुत गहनतापूर्वक, बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से समझ पाए होंगे। तो जितने भी डिस्कशन अभी तक हम लोग किए हैं वो सारा डिस्कशन इस बात पे था कि हम लोग किस प्रकार से रिलेशन के बारे में और फंक्शन के बारे में बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसी के आधार पे हम लोग क्लास 12 की जो भी टॉपिकें आएंगे उसके बारे में अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे और सारे सवालों को सरलता से समझ पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी बातों को जो सब लोग समझ गए, नोट्स पे बना लिए कंप्लीट, सब लोग जान गए सब चीज़ों के बारे में। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस को लेके। आज हम अपने सिलेबस तक पहुंच जाएंगे और अपने सिलेबस की टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे, बीच में कोई कहीं जाएगा नहीं, कंसंट्रेट सब लोग बैठेंगे और जो भी बातें अच्छी लगेंगी उससे संबंधित बातों पर आप लोग कमेंट भी लिखेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और तो आप लोग अगर तैयार हैं थम्स अप करें, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। सब लोग नोट से निकाल लीजिए और पहली हेडिंग लगा लीजिए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंधों की कुल संख्या। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर ऑफ टोटल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम लोग ये इंपॉर्टेंट सी टॉपिक है, इसके ऊपर बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू के रूप में भी सवाल आते हैं। तो हम लोग इस वाली टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बहुत संक्षिप्त सी टॉपिक है लेकिन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो आप लोग इसको 3 स्टार कर देंगे और ऐसे हेडिंग हिंदी में और इंग्लिश में डाल देंगे। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप लोग चर्चा करें और समझने का प्रयास करें तो हम अगर इसको इस प्रकार परिभाषित करें कि यदि कोई संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित किया गया है, आर इज ए रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर हमारा कोई संबंध आर है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित किया गया है और हमें इस आर के कुल संबंधों की संख्या बतानी हो, आर के कुल संबंधों की संख्या बतानी हो, आर के कुल संबंधों की संख्या बतानी हो, तो हम लोग ये देखेंगे कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं और हमें ये देखना पड़ेगा कि समुच्चय बी में कितने अवयव हैं। हमें ये देखना पड़ेगा समुच्चय ए में कितने अवयव हैं और हमें ये देखना पड़ेगा समुच्चय बी में कितने अवयव हैं। यानी हमें नंबर ऑफ ए का ज्ञान होना चाहिए, यानी ए के कार्डिनलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ बी पता होना चाहिए, यानी सेट बी के कार्डिनलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें दोनों नंबर की कार्डिनलिटी पता है तो हम लोग संबंधों की कुल संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि ए में पाए जाने वाले अवयवों की संख्या यानी ए की कार्डिनलिटी जो है वह व्यापक रूप में p है और बी में पाए जाने वाले अवयवों की संख्या यानी सेट बी की कार्डिनलिटी q है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा इस r के कुल संबंधों की संख्या बताइए, अर्थात a से b पर परिभाषित संबंध के कुल संबंधों की संख्या बताइए, तो हम लोग इसको लिखते हैं संबंधों की जो कुल संख्या होती है, संबंधों की जो कुल संख्या होती है, संबंधों की जो कुल संख्या होती है वो कुल उपसमुच्चयों की संख्या के संख्या के मान के बराबर होती है। यानी नंबर ऑफ टोटल रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स। यानी जितने नंबर ऑफ सबसेट आएंगे उतने ही ए से बी में कुल संबंधों की क्या होगी? संख्या होगी। और हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, अगर हमारे पास किसी सेट ए में n एलिमेंट हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं?
2n। यानी अगर किसी दिए गए समुच्चय A में n अवयव हैं तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2n। इसी प्रकार यहाँ अगर हमारा रिलेशन सेट A से सेट B पे डिफाइन किया गया है तो हमारे संबंधों की कुल संख्या क्या होगी, जो कुल उपसमुच्चयों की संख्या होगी। और कुल उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकलेगी, 2 की पावर जितने एलिमेंट नंबर ऑफ ए में होंगे और इनटू जितने एलिमेंट नंबर ऑफ बी में होंगे, इसको हम लोग 2 के पावर के रूप में लिख देंगे। और हम लोग व्यापक रूप में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए की वैल्यू हम लोग पी लिए हैं और नंबर ऑफ बी की वैल्यू हम लोग क्यू लिए हैं, तो हमारे पास निकल के टोटल रिलेशन कितने आ जाएंगे, 2 p इंटू क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपसे किसी सेट ए से किसी सेट बी पे परिभाषित रिलेशन के लिए कोई पूछेगा जिसमें सेट ए में p एलिमेंट हो, बी में q एलिमेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ जाएंगे, 2 pq। सबको बात समझ में आ रही है। अब अगर इसी को हम लोग कई तरह से लिखना चाहें लल्ला, तो हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। सर ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे, ध्यान से हमारी बातों को सुने। अगर मान लीजिए सेट ए में m अवयव है और मान लीजिए सेट बी में n अवयव है, इसका मतलब a की कार्डिनलिटी m है और b की कार्डिनलिटी जो है वह n है। तो इस कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए, संबंधों की कुल संख्या बताइए, तो क्या होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b, तो बराबर हो जाएगा 2 की पावर mn। यानी जिस टर्म में दिया रहेगा उसी टर्म के रूप में हम लोग उसको प्राप्त करेंगे। अगर PQ के टर्म में दिया रहेगा 2 की पावर PQ हो जाएगा, MN के टर्म में दिया रहेगा 2 की पावर क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। ये तब की कंडीशन है लल्ला जब यह रिलेशन सेट A से सेट B के रूप में परिभाषित है। कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है, यही रिलेशन A से B पे परिभाषित न होकर A से A पे परिभाषित हो जाता है, A से ए पे परिभाषित हो जाता है। इसकी दूसरी कंडीशन है जब यह जो सेट दिया गया है उसी के ऊपर अगर रिलेट कर जाए, R इज ए रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट A टू सेट A। यानी यहाँ पे कोई संबंध R बनाया गया है जो समुच्चय A से समुच्चय A पर ही परिभाषित है। अगर इस कंडीशन में हमसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए कहे, इस कंडीशन में हमसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए कहे, तो हम लोग सबसे पहले व्यापक रूप में ये मान लेते हैं कि जो सेट ए में पाए जाने वाले अवयवों की संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं n है, यानी नंबर ऑफ ए यानी ए की कार्डिनलिटी क्या है व्यापक रूप में स्मॉल n है, तब हमसे कोई पूछ ले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, तो हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बराबर 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए। जब ए से बी पे परिभाषित होता था तो हम लोग नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी लिखते थे। यहाँ पे ए से ए पे परिभाषित है तो हम लोग 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए लिख देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ए की वैल्यू n है और वहां भी नंबर ऑफ ए की वैल्यू n होगी, तो हमारा हो जाएगा 2n इंटू n का मतलब क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो हम आपको दो बातें बता दिए, कंपटीशन में किसी भी लेवल का लल्ला मिल सकता है। आज की सारी बातें बहुत सीरियसनेस वाली हैं, इसीलिए सर ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे, कोई मजाक नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, चलो पढ़ाई करते हैं। तो जब हमारे पास ए से बी पे परिभाषित रहेगा, कॉपी पे सब लोग लिखेंगे इस बात को अलग से नोट में, जब हमारा रिलेशन ए से बी पे परिभाषित रहेगा, ए में हमारे पास m एलिमेंट रहेंगे, बी में हमारे पास n एलिमेंट रहेंगे, तो TNOR टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, 2m इंटू n। और जब हमारा जो रिलेशन दिया गया है वह सेट ए से सेट ए पे परिभाषित किया रहेगा और ए में हमारे पास n एलिमेंट रहेंगे, तब आपसे कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो आप कहेंगे 2 की पावर n इंटू n हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें सबको समझ में आई होंगी। ये कभी कभी अच्छे लेवल के एग्जाम में इंडियन एयर फोर्स में पूछ सकता है और ये वाला भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी तरह लल्ला कोई रिलेशन है जो मान लो सेट सी से सेट सी पर बनाया गया और सी में मान लीजिए m एलिमेंट है और तो यहाँ पे भी m एलिमेंट होगा, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर m इंटू m, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि दोनों डिफरेंट सेट हैं
कि दोनों एक ही सेट है। अगर डिफरेंट डिफरेंट सेट रहेगा तो उनकी कार्डिनलिटी का गुणा करके 2 की पावर में लगा देना है। वैसे ही अगर एक सेट रहेगा तो उन दोनों की भी सेम सेम रहेगा, दोनों वैल्यू, उनकी भी कार्डिनलिटी को जब हम लोग 2 की पावर पे लगाएंगे एक ही वैल्यू होने के कारण उसका स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ यम और एन रहेगा तो 2 की पावर mn आएगा, जब एन केवल रहेगा 2 की पावर n इंटू एन, 2 की पावर n स्क्वायर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि जब हमारे पास दो भिन्न भिन्न स्थितियों में सेट के ऊपर रिलेशन दिए गए रहेंगे तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तैयार हो जाइए, बोर्ड परीक्षा का कुछ एमसीक्यू इसके ऊपर आता है, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है वो ये है, कहेगा यदि समुच्चय में तीन अवयव हों, यदि समुच्चय में 3 अवयव हों तथा समुच्चय बी में 2 अवयव हों, यदि समुच्चय में 3 अवयव हों तथा समुच्चय बी में 2 अवयव हों, तब ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बताइए। If there are 3 elements in set A and there are 2 elements in set B, then find the total number of relation from A to B। वाह क्या इंग्लिश बोले, बहुत ही एकदम शानदार। अब ऐसे ही आप लोग शानदार सवाल भी लगाएंगे। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम आपको बताए थे ए में 3 अवयव है तो ए की कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3 है और नंबर ऑफ बी यानी बी की कार्डिनलिटी 2 यहाँ 2 है। हमको ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बताना है। ए से बी में संबंधों की कुल संख्या हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ बी की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 6। 3 इंटू 2 6। ये पावर अगर छोटी रहेगी तो आप इसकी वैल्यू निकाल के भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए पावर बहुत ज़्यादा होगी तो आप पावर में ही आंसर लिख देंगे। हमारी बात सब लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 64 भी लिख सकते हैं अथवा हम लोग 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसे हम लोग टिक कर देंगे। सबको बात समझ में आ गई। अच्छा, ये सवाल सब लोग नोट कर लिए। ए की कार्डिनलिटी पता है, बी की कार्डिनलिटी पता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो हम लोग दोनों कार्डिनलिटी दिखा देंगे, ए से बी में संबंधों की संख्या फार्मूला लगा देंगे, वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पावर के रूप में भी छोड़ सकते हैं और अगर छोटी वैल्यूज हैं तो ऐसे वैल्यू के रूप में हम लोग भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेते हैं इसी तरह। दूसरा सवाल है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कोई रिलेशन है सेट सी से सेट डी पर बनाया गया है और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और डी में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यानी सी की कार्डिनलिटी 5 है और डी की कार्डिनलिटी कितना है 3 है। हमें अगर बताना हो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 रेज़ टू दी पावर हो जाएगा नंबर ऑफ सी इंटू नंबर ऑफ डी, हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 बराबर 2 की पावर 15। ये पावर थोड़ा बड़ी है तो इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर जो 15 रहेगा, इस सवाल का परम सत्य क्या है, आंसर है। एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे वह डिफरेंट सेट का था, अब हम लोग ले रहे हैं जिसमें एक ही सेट के ऊपर बनाया गया हो। कुछ छूटना नहीं चाहिए और आप लोग बातों को ध्यान से हमारी समझते जाएंगे, जिससे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे। चलो ध्यान सुने। अगर हम मान लेते हैं हमारा रिलेशन जो है ए से ए पे मान लो बना दिया गया है, इधर भी सेट है इधर भी सेट है, यानी स्वयं के ऊपर बना दिया गया है, और ए की जो कार्डिनलिटी है अगर मान लीजिए हमें 3 पता है, यानी ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3, तब आपसे कोई कह देगा ए से ए पर या ए से ए में बनने वाले संबंधों की कुल संख्या बताइए, संबंधों की कुल संख्या बताइए, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3, हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पेपर में ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन, ठीक है। और या इसी को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 9, हम लोग इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसको भी आंसर मान सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो 2 की पावर 9 की जो वैल्यू आती है उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा 2 की पावर 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 32, 64, 128,
256, 512। तो इसकी वैल्यू हम लोग 512 यानी 512 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जैसा ऑप्शन दिया रहेगा, जैसा एग्जाम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यह निर्णय ले लेंगे कि हम लोग क्या किस टर्म में लिखेंगे। सबको उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। संबंधों की कुल संख्या के ऊपर हम चर्चा कर दी, आपको बता दिए क्या डेफिनेशन होती है, कैसे निकालते हैं, कितने रूप में पाया जा सकता है, इसके ऊपर क्या सवाल आते हैं। सारी बातों को आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग संबंधों की कुल संख्या को अच्छे से समझ पाए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अब जब कभी भी आएगा तो हम लोग बड़े आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक है लल्ला। अब संबंधों की कुल संख्या निकालने के बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। सब लोग पहले तैयार हो जाइए। जब तक सब लोग तैयार नहीं होंगे तब तक हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है यह हमें एक 8 नंबर का भी प्रश्न पूछने में मदद कर सकती है, और 5 नंबर में भी पूछी जा सकती है, और 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है। इसलिए सब लोग ध्यान से गौर से इस टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कोई अपने जो पढ़ाई का क्रम है उसमें व्यवधान नहीं करेगा। ध्यान से लोग वीडियो देखते रहें। तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करें। सब अपने कॉपी पे स्टार करते जाएं। तो आप सब लोग हेडिंग कर लें, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। इंग्लिश में लिखेंगे सब लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। आप कहेंगे सर जी हम लोग संबंधों के प्रकार तो एक बार पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग एम्पटी रिलेशन के बारे में और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़े थे। लल्ला वो जो दोनों रिलेशन पढ़े गए थे वह टाइप्स ऑफ रिलेशन की प्रारंभिक बातें थी, जिसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की वो बातें पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें, तो आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन जानने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है। और वो जानना क्या है, सब हमारी बात सुनेंगे। हम लोग सबसे पहले बाइनरी रिलेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। बाइनरी रिलेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। हम लोग संबंधों के प्रकार तक तो पहुंचे हैं, लेकिन संबंधों के प्रकार को हम तब अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग बाइनरी रिलेशन के बारे में जानते रहेंगे। और बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है लल्ला हिंदी में द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है लल्ला क्या? द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन मतलब द्विआधारी संबंध। अब बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन मतलब इसकी गणितीय परिभाषा क्या होती है, और हम लोग कैसे देख के पहचान सकते हैं कि यह रिलेशन द्विआधारी है कि द्विआधारी नहीं है। चलो हमारी बात ध्यान सुनेंगे। किसी समुच्चय ए पर बनाया गया संबंध R, किसी समुच्चय पर बनाया गया संबंध R द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। द्विआधारी संबंध कहलाता है। किसी समुच्चय पर बनाया गया संबंध R द्विआधारी संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि किसी समुच्चय पर बनाया गया संबंध R द्विआधारी संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि वह सेट A से सेट A पर ही सेट A पर ही परिभाषित किया गया हो। सेट A से सेट A के ऊपर ही परिभाषित किया गया हो, अर्थात स्वयं के ऊपर ही बनाया गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहे हैं सर, ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। कोई पूछेगा बाइनरी रिलेशन के द्वारा आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे हमारे सर बताएं। बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है किसी भी सेट ए के ऊपर बनाया गया कोई संबंध R द्विआधारी संबंध यानी बाइनरी रिलेशन कहलाता है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ।
यदि वह सेट ए से सेट ए के ऊपर ही परिभाषित किया गया हो, अर्थात स्वयं से स्वयं के ऊपर क्या किया गया हो, बनाया गया हो। यानी अगर हम लोग सेट ए ले रहे हैं तो वह बाइनरी रिलेशन कब कहलाएगा, जब ए से ए पर ही बनाया गया होगा। अगर सेट बी लिया गया है तो बी से अगर बी पर ही बनाया गया होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी। अगर यक्स सेट लिया गया है तो यक्स से कहाँ डिफाइन होना चाहिए, यक्स के ऊपर ही। मतलब जिस सेट से शुरुआत हो, अगर उस सेट से उसी सेट के ऊपर कोई रिलेशन बनाया गया रहेगा तो हम लोग उसे बाइनरी रिलेशन यानी द्विआधारी संबंध के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसको द्विआधारी क्यों कहते हैं, मतलब जिसका आधार, जिसका बेस कितना होता है, 2 होता है। अच्छा, 2 होने का मतलब क्या है, एक डोमेन के तरफ सेट मौजूद होना चाहिए, कोडोमेन की तरफ सेट मौजूद होना चाहिए, या तो दोनों में से अगर कोई एक तरफ कोई सेट मौजूद न रहे तो तब बताइए 2 आधार कहां बनेगा। 2 आधार का मतलब उसके बाएं तरफ भी उसके दाएं तरफ भी। अच्छा, हम कुछ इनपुट रखेंगे उस वाले सेट के बारे में पता होना चाहिए, कुछ आउटपुट प्राप्त करेंगे उस वाले सेट के बारे में पता होना चाहिए, तो हमारा बेस क्या होना चाहिए, 2 बाइनरी। अच्छा बताइए, जब हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं तो बाइनरी सिस्टम का आधार 2 होता है, इसीलिए तो उसको बाइनरी सिस्टम कहा गया। बाई मतलब हम लोग क्या जानते हैं, 2। बाई मतलब क्या होता है, 2। कंप्यूटर की भाषा में देखा जाता है जिसका आधार 2 होता है, मतलब जो 0 और 1 के ऊपर आधारित गुणधर्म के ऊपर काम करने वाला सिस्टम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम। यहाँ पे भी 2 आधार हैं, आप बाएं तरफ का एक सेट और दाएं तरफ का एक सेट। बस बाइनरी कब कह देते हैं, जब स्वयं से स्वयं के ऊपर बनाया गया होता है तो हम लोग इसको बाइनरी कह देते हैं। आप लोग बताइए, हम जो लिख रहे हैं वो बाइनरी है कि नहीं। आर सच दैट ए टू ए, आर सच दैट यक्स टू यक्स, आर सच दैट यन टू यन, आर सच दैट जेड टू जेड, आर सच दैट डब्ल्यू टू डब्ल्यू, आर सच दैट जेड पॉजिटिव टू जेड पॉजिटिव एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला रिलेशन समुच्चय से समुच्चय पर बनाया गया है, स्वयं से स्वयं पर बनाया गया है, बाइनरी है। ये यक्स से यक्स पर बनाया गया है, बाइनरी है। ये नेचुरल से नेचुरल पर बनाया गया है, बाइनरी है। ये पूर्णांक से पूर्णांक पर यानी जहलन से जहलन पर बनाया गया है, ये क्या है, बाइनरी है। होल नंबर से होल नंबर पर बनाया गया है, ये बाइनरी है। इसी प्रकार पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर बनाया गया है, बाइनरी है। बाइनरी होने के लिए जिस सेट से शुरुआत हो उसी सेट से अंत हो, यानी स्वयं के ऊपर बनाया गया हो, तो इस रिलेशन को बाइनरी रिलेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सब बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। सब लोग थम्स अप करके बताइएगा हाँ सर। बाइनरी रिलेशन के बारे में हम लोग अब अच्छे प्रकार से समझ गए, उसकी डेफिनेशन भी समझ गए, कॉपी पे नोट भी कर लिए कि किसी समुच्चय पर बनाया गया संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि वह सेट ए से सेट ए के ऊपर ही परिभाषित किया गया हो, अर्थात स्वयं से स्वयं के ऊपर ही बनाया गया हो। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इनमें से कोई सा भी किसी को बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी स्वयं से स्वयं के ऊपर परिभाषित किए गए हैं और निर्धारित किए गए हैं। तो संबंधों का प्रकार जानने के पहले हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जान पाए कि हम लोगों के पास बाइनरी रिलेशन अगर कोई पूछेगा तो हम लोग बाइनरी रिलेशन कैसे बता पाएंगे। अच्छा, हम लोग बाइनरी रिलेशन के ऊपर चर्चा क्यों किए, क्योंकि अपने सिलेबस के अनुसार हम लोगों को जो संबंधों का प्रकार पढ़ना है लल्ला, वो बाइनरी रिलेशन के अंतर्गत पढ़ना है। बाइनरी रिलेशन मतलब ये जो संबंधों के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये द्विआधारी संबंधों के प्रकार हैं। किसके, द्विआधारी संबंधों के प्रकार, द्विआधारी संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो जो टॉपिक है उसमें आप लोग एक सब टॉपिक भी कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग बाइनरी रिलेशन के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग किसके बारे में लिखेंगे, बाइनरी रिलेशन के बारे में लिखेंगे। जब आप लोग बाइनरी रिलेशन के बारे में लिख लेंगे उसके बाद आप लोग हेडिंग करेंगे संबंधों के प्रकार, और उसके बाद उसमें सब हेडिंग करेंगे अपने इंटरमीडिएट की सिलेबस के अनुसार द्विआधारी संबंधों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो हम लोग यहाँ से अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे से। सब बेसिक बातें, सब फंडामेंटल, सब अच्छी से सारी बातों को क्लियर समझने के बाद टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या हो जाते हैं, द्विआधारी संबंधों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सब अपने कॉपी सबसे पहले नोट करिए उनके नाम को। सबसे पहला आप लोग लिखिएगा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। इंग्लिश में सब लोग लिखिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा सब लोग लिखेंगे सममित संबंध, सममित संबंध।
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा सब लोग लिखेंगे संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। कोई संक्रामक नहीं लिखेगा भैया, संक्रामक रोग होता है, हम लोग संबंध की बात कर रहे हैं यहाँ। संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा संक्रामक। चौथा हम लोग लिखेंगे प्रति सममित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और हम लोग पांचवा पढ़ेंगे तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। और छठवां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाएगा, ये अपने सिलेबस के अनुसार तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो हम लोग द्विआधारी संबंधों के प्रकार में जो सारे संबंध पढ़ेंगे उसका हिंदी नाम और इंग्लिश नाम सब लोग ध्यान से अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। सबसे पहले वाले को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरे वाले को कहते हैं सममित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरे वाले को कहते हैं संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, चौथे वाले को कहेंगे प्रतिसम्मित संबंध यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, पांचवें वाले को कहते हैं तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटी रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के मेल से जो संबंध बनता है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस रिलेशन। लल्ला अगर हम लोग इस वाले सत्र की बात करें 2024-25 की, जो अभी लोग फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों का जो सिलेबस निर्धारित किया गया था उसमें स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ना है, सममित संबंध के बारे में, संक्रामक संबंध के बारे में और तुल्यता संबंध के बारे में। वहाँ पे प्रतिसम्मित और तत्समक संबंध के ऊपर जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए वो इस श्रेणी से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन हम लोग इस वाले सत्र में, पिछले वाले सत्र में भी वैसे जो लोग पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे, यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर अच्छे से और चर्चा करेंगे फिर से, प्रतिसम्मित संबंध के बारे में और तत्समक संबंध के बारे में। यानी जितने संबंध यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी संबंधों के ऊपर हम लोग अच्छे से विथ परिभाषा और उसके प्रॉपर्टी और उसके उदाहरण के साथ अच्छे से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सब लोग सभी प्रकारों को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लिए होंगे। स्वतुल्य की और सम्मित और संक्रामक और प्रसम्मित और तत्समक और तुल्यता संबंध, सारे के सारे संबंध आप लोग कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। सबका नाम एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन करके नीचे कितने कौन कौन से हैं सबका पहले सब लोग नाम लिखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कितने प्रकार के रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और इक्विवेलेंस, सारे रिलेशन को सब लोग लिख देंगे एक बार कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें लगेगा कि आप लोग सारी बातों को एक सीरियल वाइज, एक क्रम से और अच्छे से समझते जा रहे हैं। तो इतना चर्चा करने के बाद, इतनी बातों को अच्छे से समझने के बाद कि हम लोगों को अपने सिलेबस के अनुसार टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन में किस किस बात का अध्ययन करना और कैसे कैसे बातों को समझना है, आप लोग यहाँ तक सारी बातों को समझ पाए होंगे। हम लोग सबसे पहले संबंध के ऊपर चलते हैं जिसको हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। स्वतुल्य संबंध कहते हैं, सब लोग उसको हेडिंग लगा दीजिएगा, स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? स्वतुल्य संबंध के ऊपर। और स्वतुल्य संबंध को अभी इंग्लिश में बताया गया क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की चर्चा करते हैं हम लोग गणितीय परिभाषा पे और उसके उदाहरण पे बाद में आते हैं। पहले हम लोग इसको व्यवहारिक रूप में और शाब्दिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। सब लोग जैसे जैसे बातों को हम बताएंगे वैसे वैसे बातों को काफी सब लोग नोट करेंगे। सबसे पहले अगर आप स्वतुल्य की बात करें तो जो स्वतुल्य शब्द है, जब हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो हमें स्व प्राप्त होगा और प्लस तुल्य प्राप्त होगा। जो स्वतुल्य शब्द है वह स्व प्लस तुल्य, दो वर्ड विच्छेदों में, ऐसे दो वर्णों का विच्छेद हो जाएगा, बढ़ जाएगा दो भागों में।
तो स्व का मतलब होता है अपने और तुल्य मतलब होता है समान। स्व मतलब होता है अपने स्वयं के और तुल्य मतलब क्या होता है समान। तो अगर शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखा जाए तो जब कोई संबंध इस प्रकार दिया गया हो, 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 इस प्रकार दिया गया हो, जो स्वयं के समान, जो स्वयं के समान आर नियम के द्वारा प्राप्त हो रहा हो, आर नियम के द्वारा प्राप्त हो रहा हो। जब कोई संबंध इस प्रकार दिया गया हो जो स्वयं के समान आर नियम के द्वारा क्या हो रहा हो, प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। एक बार फिर सब लोग रिपीट करें। स्वतुल्य शब्द जो होता है, जब इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें दो अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है, एक स्व और एक तुल्य के रूप में प्राप्त होता है। स्व का मतलब अपने या स्वयं के और तुल्य मतलब क्या होता है, समान। इसका मतलब जब कोई संबंध इस प्रकार दिया गया होता है जो स्वयं के समान आर नियम के द्वारा प्राप्त हो रहा होता है, तो ऐसे संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब स्वयं के समान आर नियम के द्वारा प्राप्त होने का मतलब जो समुच्चय दिया गया रहता है उसके अंतर्गत जो अवयव आते हैं, जो समुच्चय दिया गया रहता है उसके अंतर्गत जो अवयव आते हैं, वे जो अवयव होते हैं लल्ला, दिए गए समुच्चय मान लीजिए ए है, जो समुच्चय के अंतर्गत अवयव दिए गए होते हैं, तो वे जो अवयव होते हैं अगर आर नियम के द्वारा स्वयं से संबंधित हों, यानी खुद से संबंधित हों, आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित हों, यानी जो भी अवयव दिए रहेंगे सब के सब अवयव आर नियम द्वारा स्वयं से क्या हों, संबंधित हों, से ही क्या हो, संबंधित हो। इस प्रकार से जिस रिलेशन की निष्पत्ति होती है, जो रिलेशन हमें प्राप्त होता है, उसी संबंध को, उसी रिलेशन को हम लोग स्वतुल्य संबंध के नाम से यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये व्यवहारिक रूप में हमें समझ में आया कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसे नॉर्मली अगर समझना हो तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी शाब्दिक अर्थ सब लोग कॉपी पर ऐसे नोट करेंगे पहले व्यवहारिक रूप में, और अब हम लोग इसकी गणितीय डेफिनेशन पे आते हैं। चलो अलग से हेडिंग करेंगे स्वतुल्य संबंध की गणितीय परिभाषा, यानी मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। गणितीय परिभाषा, स्वतुल्य संबंध की गणितीय परिभाषा, स्वतुल्य संबंध की गणितीय परिभाषा। गणितीय परिभाषा लिखेंगे किसी समुच्चय ए पर बनाया गया, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, किसी समुच्चय पर बनाया गया कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होता है, आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होता है, आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होता है। अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हम लोग देख रहे हैं उसको ध्यान से सब लोग पहली बात समझेंगे। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन अभी एक और डेफिनेशन आपको बता रहे हैं उसमें सब लोग करेंगे और ज़्यादा अच्छे से गणितीय रूप में। किसी समुच्चय ए पर बनाया गया कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होता है। पहले सब लोग इस डेफिनेशन को अपने कॉपी पे लिख लेंगे अच्छे से और इस बात को याद कर लेंगे। कोई आपसे पूछेगा स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं तो आप बताना
किसी समुच्चय ए के ऊपर बनाया गया कोई संबंधार स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव आर नियम द्वारा स्वयं से क्या होता है, संबंधित होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब अपने कॉपी पे लिख लिए होंगे। अब हम लोग इसका बिल्कुल कंक्लूजन क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, ये कहना क्या चाहता है, इसको प्रॉपर मैथमेटिकल टर्म में लिखने का और समझने का प्रयास करते हैं। सब लोग लिखेंगे किसी समुच्चय ए पर परिभाषित किया गया, किसी समुच्चय पर परिभाषित किया गया कोई संबंधार, कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। किसी समुच्चय पर परिभाषित किया गया कोई संबंधार स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि कहलाता है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। लल्ला इस बात का मतलब समझने की कोशिश करिए। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित किया गया कोई संबंधार स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि एनी रिलेशन which is defined on set A is called reflexive relation if and only if ordered pair A comma A belongs to R for all the element A belongs to set A। इसका मतलब लल्ला ये है कि अगर कोई समुच्चय A दिया गया है और व्यापक रूप में इस समुच्चय के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, कोई व्यापक रूप में सेट ए दिया गया है और इसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं अगर वह स्मॉल ए द्वारा प्रदर्शित किए जाए और जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वह स्वयं से संबंधित हों, स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, यानी उनका ऑर्डर्ड पेयर जब बने तो अगर ए अवयव हम ले रहे हैं तो उसकी जो इमेज प्राप्त हो रही है वह भी क्या प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। अच्छा बताइए, अगर ए अवयव है, ए की जो इमेज है, ए की जो मैपिंग है वह ए से ही हो जाए तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे अवयव ए स्वयं से संबंधित है। तो इस प्रकार जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वह आर रिलेशन के अंतर्गत आएगा, यानी रिलेशन आर द्वारा जब अवयव ए की आर इमेज ए ही बनेगी, यानी अवयव ए का आर प्रतिबिंब ए ही बनेगा, यानी अवयव ए आर नियम द्वारा ए से ही संबंधित होगा। तो इस प्रकार से फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब जितने भी ए रूपी अवयव समुच्चय में पाए जा रहे हैं अगर वे सभी ए रूपी अवयव इस आर नियम द्वारा खुद से स्वयं से संबंधित हो जाए, यानी उनकी मैपिंग इस आर नियम द्वारा स्वयं से ही बन जाए, तो इस प्रकार से जो संबंध हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग स्वतुल्य संबंध के नाम से जानते हैं। देखिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, इस बात को आप बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सोचिए, दिमाग लगाइए, हमारे पास एक समुच्चय ए है, हमारे पास एक समुच्चय क्या है, ए है। हम मान लेते हैं कि ए के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको हम अलग अलग काउंट ना करके अभी हम व्यापक रूप में मान ले रहे हैं स्मॉल ए है। जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबको हम लोग मान ले रहे हैं क्या, स्मॉल ए है। तो हम आपसे पूछेंगे बताइए समुच्चय ए में अवयव किस प्रकार से में मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी व्यापक रूप में आप कह दिए स्मॉल ए के रूप में मिल रहे हैं। तो अगर जो भी अवयव हमें स्मॉल ए के रूप में मिल रहे हैं वह स्वतुल्य संबंध को कम निरूपित करेंगे। अगर वे सभी जो स्मॉल ए रूपी अवयव व्यापक रूप में प्रकट कर दिए गए अगर वो उस आर नियम द्वारा स्वयं से ही क्या हो जाए, संबंधित हो जाए, तो बताइए ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा। अगर ए की आर रिलेशन द्वारा मैपिंग ए से होगी तो बताइए ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी ए कामा ए बनेगा। तो अगर ये ए कामा ए आर से बिलोंग कर रहा है मतलब अवयव ए की आर रिलेशन द्वारा जो हमें मैपिंग प्राप्त हो रही है, इमेज प्राप्त हो रही है, वह ए प्राप्त हो रही है, तो ए कामा ए आर से बिलोंग करेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं यह स्वतुल्य क्यों कहलाएगा, क्योंकि इस ए का जो हमें इमेज आर नियम द्वारा प्राप्त हो रहा है वह ए ही प्राप्त हो रहा है। तो स्वयं का
जो इमेज प्राप्त हो वह खुद के ही समान हो तभी ना स्वतुल्य होगा। स्व मतलब खुद के द्वारा, जो मैपिंग प्राप्त हो वह तुल्य हो, अपने ही समान हो, खुद के समान हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए क्यों कहता है? क्योंकि जितने भी सेट ए के अवयव स्मॉल ए के रूप में रहेंगे सबके ऊपर ये नियम अप्लाई होना चाहिए। व्यापक रूप में एक ही बार लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये गणितीय बात समझ में आई होगी। और आपसे कोई पूछेगा स्वतुल्य संबंध के बारे में तो ये बात आप बता पाएंगे उसको क्लियरली कि किसी समुच्चय पर परिभाषित किया गया कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब अगर अवयव ए आर नियम द्वारा खुद से ही संबंधित है तो इस प्रकार जितने भी ए हैं सेट ए के अगर सभी लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग उस संबंध को क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध के नाम से जानेंगे। उम्मीद करते हैं सबको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इसलिए ले रहे हैं जिससे आप लोग समझ पाएं कि कब स्वतुल्य होगा और किस कंडीशन में स्वतुल्य होगा। उन सारी बातों को आप रिलेट कर पाएं। लल्ला ध्यान से सब हमारी बातें सुने, ध्यान से पहला एग्जाम्पल सुने, ध्यान से पहला एग्जाम्पल सुने। हम कह रहे हैं हम एक रिलेशन ले रहे हैं x टू x, हम एक रिलेशन ले रहे हैं x टू x, एक ऐसा संबंध ले रहे हैं जो समुच्चय x से समुच्चय x पर बनाया गया है। अच्छा, हम क्यों x से x पर ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं तो जो भी सेट रहेगा उसी सेट से उसी सेट के ऊपर हम लोग मैक्सिमम जगह पे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। क्या सर जी कोई अलग सेट पे नहीं आ सकता है? आ सकता है, लेकिन जहां तक हमसे संभव हो पाएगा इस चैप्टर में हम लोग ना बाइनरी रिलेशन की ही बात करेंगे। सबको बात समझ में आई? तो हम एक ऐसा रिलेशन ले रहे हैं जो सेट एक्स से सेट एक्स पर बनाया गया है और हमारा यक्स है क्या? हमारा यक्स है क्या? यक्स बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई सच दैट यक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई समतल पर स्थित। और यहाँ यक्स कामा वाई ना कह के हम इसको यक्स कामा यक्स कह दे रहे हैं। कहें दोनों जगह अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेट सेम है तो अवयव भी सेम है आएगा। तो यक्स बराबर हो गया स्मॉल यक्स कामा यक्स सच दैट यक्स वाई समतल पर स्थित, यक्स वाई समतल पर स्थित समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। यक्स वाई समतल पर स्थित समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब आपको बताना है कि यह जो दिया गया रिलेशन लिखा गया है, ये जो दिया गया रिलेशन लिखा गया है आर बराबर, वो रिफ्लेक्सिव है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर से ध्यान से एक बार सुन लें। हम लोग एक रिलेशन बना रहे हैं सेट एक्स से सेट एक्स पर। जो रिलेशन किस प्रकार परिभाषित किया गया है? एक्स कामा एक्स सच दैट एक्स वाई समतल पर स्थित समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय और जहां ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब हमें बताना है कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, स्वतुल्य संबंध है कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, सब हमारी बात ध्यान से सुने। आप बताइए, अगर मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, ये हमारा समतल है। अगर हम लोग इस एक्स वाई प्लेन को देखें, अगर इस एक्स वाई समतल को देखें, कह रहा है कि जो हमारा रिलेशन प्राप्त हो रहा है वह एक्स वाई समतल पर स्थित समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर हम लोग इस प्लेन पे कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लें, लल्ला समबाहु त्रिभुज केवल कहा गया, उसके लंबाई चौड़ाई मतलब उसका जो उसकी साइड्स का जो मेजरमेंट है वो नहीं दिया गया है। तो चाहे हम लोग इतना बड़ा समबाहु त्रिभुज ले लें, चाहे इतना बड़ा समबाहु त्रिभुज ले लें, चाहे इतना छोटा सा ले लें, चाहे इतना बड़ा सा ले लें, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना ले रहे हैं। अपने मन में अपने कंसीडर करेंगे, दिमाग लगाएंगे। अगर कोई लड़का ये वाला ले लिया मान लो ये, और कोई लड़का ये बी वाला ले लिया, कोई लड़का ये सी वाला ले लिया, कोई लड़का ये डी वाला ले लिया, तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग जितने भी समबाहु त्रिभुज लिए हैं सारे के सारे समबाहु त्रिभुज एक ही प्लेन एक्स वाई पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर कोई लड़का ये ले लिया जिसकी मान लेते हैं मेजरमेंट 3 यूनिट है, कोई लड़का ये ले लिया जिसकी मेजरमेंट मान लेते हैं 5 यूनिट है, कोई ये ले लिया जिसकी मेजरमेंट 1 है, इसको ले लिया जिसकी मेजरमेंट 4 है।
तो कोई लड़का लल्ला पूरे समतल पे कहीं पे भी कितने भी मेजरमेंट का, मतलब कितने भी लंबाई का अगर वो समबाहु त्रिभुज ले रहा है, तो ये जो समुच्चय हमें दिख रहा है इसमें से जो भी है, देख रहे हैं इस नियम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वेरीफाई करेगा तो खुद से संबंधित होगा नियम द्वारा, वेरीफाई नहीं करेगा तो खुद से संबंधित नहीं होगा। अगर खुद से संबंधित हो गया तो रिफ्लेक्सिव होगा, खुद से संबंधित नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमारी बात सब लोग समझ पा रहे हैं। पीछे करके वीडियो को आप लोग कई बार देखिएगा, बहुत आसान सी बात है। जब आप लोग कई बार सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, हमें इस बात का विश्वास है। अब हमारी बात ध्यान सुनिए। अगर हम मान लेते हैं इस पहले लड़के के इस समबाहु त्रिभुज के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, जो अभी 3 सेंटीमीटर 3 मान लीजिए यूनिट का हमें दिखाई दे रहा है। अगर वो लड़का इसको ले जाके वहां रखेगा तो रिलेशन का जो अवयव निकल के आ रहा है वह किस रूप में प्राप्त होगा? वह हमें प्राप्त होगा ट्रायंगल कामा ट्रायंगल, ट्रायंगल कामा ट्रायंगल। ये भी कितने यूनिट का रहेगा? 3 यूनिट का। ये भी कितने यूनिट का रहेगा? 3 यूनिट का। क्योंकि यहाँ पे यक्स कामा यक्स होता है, यक्स कामा यक्स है, तो जो ट्रायंगल वो लेके चलेगा वही ट्रायंगल यहाँ पे भी आएगा, वही ट्रायंगल यहाँ पे भी आएगा। क्योंकि ट्रायंगल जो है, जब बताइए यहाँ पे स्वयं से स्वयं के ऊपर परिभाषित किया गया है, तो इधर भी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है, इधर भी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है, दोनों तरफ समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है ना। यक्स से यक्स मतलब क्या? जहां हमें जो यक्स लेना है वो हमें समबाहु त्रिभुज का समुच्चय लेना है, यक्स वाई समतल पर स्थित समबाहु त्रिभुज का समुच्चय में से कोई एक एलिमेंट लेना है। जब हम लोग इसको वेरीफाई करने जाएंगे तो जब हम लोग इस वाले को लेंगे जिसकी यूनिट 3 जिसका जो यूनिट है वह 3 है इस वाले ट्रायंगल का, तो हमें इस रूप में प्राप्त होगा। अब बताइए ये आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? जो हम लोग 3 यूनिट की लंबाई का जो हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हैं वो बताइए स्वयं से संबंधित रहेगा कि नहीं? जो यहाँ लिखा गया है जितने मेजरमेंट का वही यहाँ लिखा गया है, तो बताइए जो यहाँ लिखा गया है वही यहाँ लिखा गया है, तो आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित है कि नहीं है? आप कहोगे सर जी है, तो इसका मतलब हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल विथ 3 यूनिट लेंथ रिलेटेड टू ट्रायंगल विथ 3 यूनिट लेंथ। हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है वह आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित है। ये बात जो लल्ला लिखी गई है, इस बात का मतलब ये होता है, पहला अवयव लिखते हैं, बीच में आर लिखते हैं और फिर दूसरा एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है, जो इधर रहेगा वही इधर रहेगा, बीच में आर रहेगा। इसका मतलब जो अवयव है वह आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित है। पहले हिंदी में से लोग समझिए, ये वाला जो ट्रायंगल है आर नियम द्वारा स्वयं से क्या है? संबंधित है। अब बताइए अगर स्वयं से संबंधित है तो स्वतुल्य कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? लिख देंगे। तो ये पहले वाले स्टूडेंट का वेरीफाई हो गया। अगर कोई स्टूडेंट इस वाले मेजरमेंट के साथ लिया है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? उसका भी यहाँ ट्रायंगल बनेगा और यहाँ ट्रायंगल बनेगा, बीच में कामा रहेगा, केवल उसकी मेजरमेंट यहाँ 5 5 5 यहाँ 5 5 5 हो जाएगी, क्योंकि उसने यहाँ समतल में से ये वाला अपने दिमाग में सोचा था, तो ये भी आर से बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि यह जो 5 यूनिट मेजरमेंट का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो आर नियम द्वारा देखिए फिर स्वयं से संबंधित है। इसका मतलब इसको भी हम लोग ट्रायंगल रिलेटेड टू ट्रायंगल लिख सकते हैं। केवल ये 5 मेजरमेंट का है और ये 5 मेजरमेंट का है, खुद से संबंधित हो गया, आर स्वतुल्य हो गया। यहाँ पे भी जो दिया गया संबंध स्वतुल्य हो गया। कोई लड़का अगर ये वाला लेगा तो उसका भी यही बनेगा, केवल उसका मेजरमेंट 1 1 1 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल रिलेटेड टू ट्रायंगल। यहाँ भी 1 1 1 यहाँ भी 1 1। तो इस प्रकार से पूरे समतल में कितने भी मेजरमेंट का लिया जाएगा तो आप लोग देखेंगे हर समबाहु त्रिभुज के ऊपर ये वाला नियम वेरीफाई होगा, क्योंकि समतल में कितने भी आप यूनिट का, कितने भी मेजरमेंट का आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे सब आर नियम द्वारा स्वयं से क्या होंगे? संबंधित होंगे। तो इस प्रकार से स्वतुल्य संबंध के लिए यह वेरीफाई हो रहा है। हम लोग एलिमेंट के ऊपर देख लिए। अगर अब इसी बात को हमें व्यापक रूप में दिखना हो कि हमें स्वतुल्य संबंध दिखाना है, तो अब आप लोग देखेंगे हम लोग कैसे लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे, अगर हमें व्यापक रूप में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे व्यापक रूप में यक्स वाई समतल से लिया गया कोई समबाहु त्रिभुज, यक्स वाई समतल से लिया गया कोई समबाहु त्रिभुज यक्स है, तब
यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। अगर हम लोग कोई समबाहु त्रिभुज ले लेंगे तो यहाँ पे भी यक्स आएगा, यहाँ पे भी यक्स आएगा। यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट यक्स रिलेटेड टू यक्स, यानी समबाहु त्रिभुज आर नियम द्वारा स्वयं से ही क्या है, संबंधित है। तो लिख देंगे इम्प्लाइज दैट दिया गया संबंध आर, दिया गया संबंध आर स्वतुल्य है, दिया गया संबंध आर स्वतुल्य है। और हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो हम लोग इसी सवाल को कुछ एग्जाम्पल द्वारा देख लिए, जिसमें हम लोग उस जो मेजरमेंट यूनिट थी, यानी जो साइड्स की मेजरमेंट यूनिट थे उसको ले लिए, 1 2 3 4 5, वैसे भी आप करके दिखा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ व्यापक रूप में लिखना है तो आप ऐसा लिख देंगे। व्यापक रूप में हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई समतल से लिया गया कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल यक्स है, तब हमारा ऑर्डर्ड पेयर यक्स कामा यक्स बन जाएगा, आर से बिलोंग करेगा, यक्स रिलेटेड टू यक्स लिख देंगे। अतः दिया गया संबंध आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको लिखना आ गया कि अगर हम लोगों को ऐसे सवाल दिया रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे। हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, चलो ध्यान सुनेंगे। चलो ध्यान समझे। अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है स्वतुल्य का। आपके हम लोग सेट के ऊपर ले रहे हैं। ए बराबर लिखा गया 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और ये जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट ए के ऊपर बनाया गया है, सेट ए से सेट ए के ऊपर बनाया गया है। और हमारा रिलेशन किस तरह परिभाषित है, यक्स कामा यक्स, यक्स कामा, मान ले रहे हैं सेट ए से सेट ए के ऊपर परिभाषित किया गया है। और यहाँ पे आर बराबर लिखा गया है यक्स कामा, हम लोग वाई लिख देते हैं, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स यक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई, लेस देन आर इक्वल टू वाई, जहाँ ऑल ऑफ यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट ए, जहाँ यक्स और वाई दोनों किससे प्राप्त होंगे, सेट ए से प्राप्त होंगे। एक बार फिर से लोग देख लें, ये वाला यक्स जो है, ये वाला जो यक्स है वह डोमेन के रूप में प्राप्त हो रहा है, और ये वाला जो वाई है वह कोडोमेन के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो जो डोमेन के रूप में है वहाँ यहाँ सेट ए है, जो कोडोमेन के रूप में यहाँ सेट है, इसीलिए लिखा गया ऑल ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब हमें बताना है कि इस नियम द्वारा जो व्यक्त किया गया संबंध है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, यस आर नो। तो हम लोग इस सवाल को जब लगाने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ए बराबर लिखा गया है 1 2 3 और आर सच दैट है ए टू ए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है वह जिस सेट से जिस सेट पर बनाया गया होता है उसका कार्टेशियन होता है, कार्टेशियन का सबसेट होता है, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है उसका। तो हम लोग आर इज अ सबसेट ऑफ एक राशि जानते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एक राशि निकाल लेते हैं। एक राशि निकालेंगे तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, तो हमारे पास 3 और 3 दो गुणा करेंगे 9 जो आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। टोटल 9 एलिमेंट हमारे पास हो गया, ये हमारा एक राशि हो गया। अब रिलेशन में वे अवयव आएंगे जो इस नियम को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हम लोग देखते हैं कौन सा नियम हमारा वेरीफाई हो रहा है, इससे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन कह रहा है कि यक्स और वाई वही मान्य होंगे रिलेशन में आएंगे जिसमें यक्स का मान या तो वाई से छोटा होगा या तो वाई के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1 जो है वह 1 के क्या है, बराबर है। 1 जो है 1 के क्या है, बराबर है। और यहाँ 1 जो है 2 से छोटा है, 1 जो है 3 से छोटा है। तो हमारे रिलेशन में कौन कौन से आएंगे, पहले देखिए 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। फिर उसके बाद 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 जो है वह न तो 1 से छोटा है और न ही 1 के बराबर है। फिर 2 2 आ जाएगा क्योंकि 2 जो है वह 2 के बराबर है। 2 3 भी आएगा क्योंकि 2 जो है वह 3 से छोटा है। फिर न 3 1 आएगा न 3 2 आएगा, लेकिन अब आ जाएगा 3 3 क्योंकि 3 3 के बराबर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक राशि में हमारे पास टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर थे, लेकिन इस नियम को वेरीफाई करने वाले जिसमें पहला अवयव या तो दूसरे के बराबर हो या तो पहला अवयव दूसरे से छोटा हो, इस नियम के आधार पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गए जो हमारे रिलेशन में आ गए।
अब हमें देख के बताना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेट दिया गया है, जो हमारा सेट दिया गया है उस सेट का प्रत्येक अवयव आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं सेट ए में कुल कई एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट 1 है, एक 2 है, एक 3 है। 1 अगर आर नियम द्वारा 1 से रिलेट करना है तो इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर, तभी होगा 1 रिलेटेड टू 1। दूसरा होना चाहिए 2, 2 ऑर्डर्ड पेयर 2, 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 2। तीसरा है 3, 3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 3 रिलेटेड टू 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस सेट के अंदर पाए जाने वाले जो तीनों अवयव हैं अगर वह आर नियम द्वारा स्वयं से संबंधित होंगे तो रिफ्लेक्सिव कहे जाएंगे, और अगर संबंधित नहीं होंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहे जाएंगे। इसका मतलब अगर हमें 1 1 दिखाई दे रिलेशन में, 2 2 दिखाई दे और 3 3 दिखाई दे, तो स्वयं से स्वयं संबंधित होने का मतलब क्या है? अवयव ए का स्वयं से संबंध कब होगा? जब ऑर्डर्ड पेयर 1 1 प्राप्त होगा। 2 का कब होगा? जब 2 2 प्राप्त होगा। 3 का कब होगा? जब 3 3 प्राप्त होगा। अगर जो रिलेशन निकल के आया है अगर उसमें हमें तीनों ऑर्डर्ड पेयर दिखेंगे तो हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अगर नहीं दिखेंगे तो हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। तो हम लोग खोजते हैं इसमें 1 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 2 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं 2 2 दिखाई दे रहा है, 3 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं 3 3 दिखाई दे रहा है। और आप कहोगे सर इसके अलावा भी तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो रहे हैं, एक्स्ट्रा कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिफ्लेक्सिव होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेट ए में अवयव दिए गए हैं, जो मतलब पहले वाले सेट में एलिमेंट दिए गए हैं, उस एलिमेंट का उस आर नियम द्वारा स्वयं से रिलेशन मिलना कंपलसरी है। अगर उसके अलावा कुछ भी मिल जाता है फिर भी हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। लेकिन अगर जो अंदर सेट में एलिमेंट दिए गए हैं अगर उसमें से कोई भी एक एलिमेंट भी स्वयं से अगर संबंधित नहीं हो पाया, मान लीजिए 1 1 दिखाई देता, 2 2 दिखाई देता लेकिन 3 3 दिखाई नहीं देता, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते थे, क्योंकि वहां पे 3 का आर नियम द्वारा 3 से संबंध नहीं होता, इसीलिए हम लोग वहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 का 1 से भी रिलेशन है, 2 का 2 से भी रिलेशन है और 3 का 3 से भी रिलेशन है। इसका मतलब फॉर ऑल जो भी जितने भी 1 2 3 दिए गए हैं वो सभी के सभी इस नियम को वेरीफाई करते हैं और स्वयं से संबंधित हैं। इसलिए दिया गया संबंध R जो है यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। हम लोग लिख देंगे यस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए केवल यह आवश्यक है कि जिस सेट पर बनाया गया है उस पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव उस दिए गए आर नियम द्वारा स्वयं से ही क्या हो जाए, संबंधित हो जाए। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग स्वतुल्य संबंध के नाम से जानते हैं, स्वतुल्य संबंध के नाम से जानते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है जो सेट एक्स से सेट एक्स पर बनाया गया है और जो यक्स के एलिमेंट हैं वह 3 4 5 6 और हम ऐसे ही नॉर्मली इसके ऊपर 1 2 3 रिलेशन दे रहे हैं। आपको बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। पहला 3 4 4 5 3 3 4 6 4 4 4 4 3 6 5 5 एंड 6 6। दूसरा है 5 6 3 5 3 3 4 4 5 5 और एक है आपके पास 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6। अगर हम लोग पहले रिलेशन की बात करें, दूसरे रिलेशन की बात करें और तीसरे रिलेशन की बात करें, चलो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि जो तीनों रिलेशन दिए गए हैं उसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है। हमारे साथ साथ चलते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहिए। हम लोग देखते हैं कि चलो अभी लाइव क्लास में हमारी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं। बाद में कमेंट कोई नहीं करेगा, चलो अभी कमेंट करें, तुरंत तत्काल कमेंट करें सब लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यक्स के अंतर्गत कितने एलिमेंट आए हुए हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अच्छा ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर 3 का 3 से संबंध रहे, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे, 4 का 4 से रिलेशन रहे, ये ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे, 5 का 5 से रहे और 6 का 6 से रहे। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इस
सेट के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे एलिमेंट स्वयं से क्या हो जाएंगे, संबंधित। भैया स्वतुल्य का मतलब स्वयं से संबंधित हो जाना। तो 3 एलिमेंट जो है वो स्वयं से संबंधित कब होगा, जब पेयर में लिखा जाएगा 3,3। 4 स्वयं से कब होगा, 4,4। 5 स्वयं से कब होगा, 5,5। 6 कब होगा, 6,6। तो अगर ये एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखाई देंगे रिलेशन जो दिए गए हैं तीनों, तो रिफ्लेक्सिव रहेगा। अगर एक भी कम हो गया तभी भी हम लोग रिफ्लेक्सिव इसको नहीं कहेंगे। एक भी कम हो गया तो हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। जब तक सब के सब नहीं दिखाई दें तब तक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं, हमारे साथ लोग चेक करें। पहले वाले में देखिए, क्या 3,3 है, हाँ 3,3 है। क्या 4,4 है, हाँ 4,4 है। क्या 5,5 है, हाँ 5,5 है। क्या 6,6 है, हाँ 6,6 है। तो हम लोग देख रहे हैं 3,3 4,4 5,5 6,6 सारे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं। सर ये कुछ एक्स्ट्रा भी है, हम आपको बता चुके हैं स्वतुल्य होने के लिए स्वयं से संबंधित ऑर्डर्ड पेयर के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो पहले वाले को आप लोग बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप लोग पहले वाले के लिए लिख देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो कमेंट बॉक्स में लिखें पहला वाला जो है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको यस कर देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग 3,3 4,4 5,5 6,6 देख पा रहे हैं। अच्छा दूसरे वाले रिलेशन की बात करें, इसमें 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है। 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, लेकिन हमें कहीं भी 6,6 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हो गया 6 छूट गया, वह स्वयं से संबंधित नहीं हो पाया आर नियम द्वारा। तो बताइए क्या हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, हम लोग कहेंगे नो, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अच्छा हम लोग तीसरे वाले में देख रहे हैं 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, फिर भी हम लोग इसको क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव कह देंगे। क्या कह देंगे, रिफ्लेक्सिव। यस तो हम लोग तीनों एग्जांपल देख लिए, जिसमें पहले वाले में 3,3 4,4 5,5 6,6 था, उसके अलावा भी कुछ था। हम आपको फिर बता रहे हैं स्वतुल्य होने के लिए केवल जिस सेट से इस सेट पर परिभाषित किया गया, पहले सेट का हर एलिमेंट आर नियम द्वारा अगर स्वयं से संबंधित हो गया तो समझ आएगा रिफ्लेक्सिव है। कुछ एक्स्ट्रा भी अगर लिख दिया गया कोई ऑर्डर्ड पेयर तो आपको उससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर भी हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और दूसरे में हम लोग देख रहे हैं कि 3,3 4,4 5,5 है लेकिन 6,6 नहीं है, तो हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते हैं। आखिरी वाले में 3,3 4,4 5,5 6,6 है, एक्स्ट्रा भले से कुछ नहीं है लेकिन ये चारों तो हैं जो हमको मिलना चाहिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो हम लोग वेरीफाई कर लिए कि R1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है और R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और क्यों है, हम लोग स्पष्टीकरण के साथ ये वाली बात समझ पाए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब नहीं होगा। आप लोग नोट में इसके नीचे लिख लीजिएगा, नोट में आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए पहली कंडीशन, प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म, प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म अवश्य दिखाई देना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यानी जिस सेट से जिस सेट के ऊपर बनाया गया तो पहले वाले सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उस प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से संबंधित जो ऑर्डर्ड पेयर है वह अवश्य दिखाई देना चाहिए। एक भी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर जो स्वयं से संबंधित है वह छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, स्वयं से संबंधित क्रमित युग्मों के अलावा दिए गए समुच्चय के अवयवों से कोई अतिरिक्त क्रमित युग्म यदि दिए गए हों तभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, और रिलेशन
रिफ्लेक्सिव होता है। दोनों बातें सब लोग ध्यान रखेंगे। प्रत्येक अवयव का, जो पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंधित क्रमित युग्म अवश्य दिखाई देना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। और स्वयं से संबंधित क्रमित युग्मों के अलावा अगर समुच्चय के अवयवों से कोई अतिरिक्त क्रमित युग्म आपको दिखाई दे रहे हैं तभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं आती, हमारा दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए केवल स्वयं के साथ जो बनने वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर वो आपको दिखाई देंगे तो आप उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है तभी भी रिफ्लेक्सिव कहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा दिया है तभी भी रिफ्लेक्सिव कहेंगे। यानी रिफ्लेक्सिव के लिए केवल जो अवयव है उसके रिलेशन जो आर परिभाषित किया गया उसके द्वारा स्वयं से संबंधित ऑर्डर्ड पेयर दिखने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव की गणितीय डेफिनेशन और उसके ऊपर एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, सब लोग यही करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। रिलेशन बनाया गया है आर सच दैट यक्स टू यक्स और रिलेशन है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई समतल में स्थित, यक्स वाई समतल में स्थित समांतर रेखाओं का समुच्चय, समांतर रेखाओं का समुच्चय जहां ऑल ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स। आर सच दैट सेट एक्स टू सेट एक्स, आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई प्लेन में स्थित जो पैरेलल लाइंस है उसका सेट और जहां ऑल ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एक्स। आपको इस बताना है कि ये जो दिया गया रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं और आपको कारण भी बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको कारण भी बताना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों है। तो उम्मीद करते हैं जो हम लोगों को सारे टाइप पढ़ने हैं बाइनरी रिलेशन के अंतर्गत उसका जो पहला टाइप है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आज चर्चा किए, यहाँ तक कि आपको सारी बातें सबको अच्छे से कंप्लीट समझ में आई होंगी। आप लोग नोट्स में अच्छे से लिख डालिएगा, सारे उदाहरण की प्रैक्टिस कर डालिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा और इसका एग्जाम, इस जो हम आपको सवाल दें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पक्का टाइप कीजिएगा। और कोई क्वेरी होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं आप लोग सभी बच्चों तक ये वीडियो शेयर करेंगे और इसकी लिंक अगर हो सकेगा व्हाट्सएप के माध्यम से या जिससे भी जो भी सोशल साइट्स आपके पास होंगी उसके द्वारा आप लोग इसको प्रसारित कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं द्विआधारी संबंधों के अगले टाइप यानी सममित और संक्रमक के साथ और आगे का अगर हमारे पास समय रहेगा आगे का भी चर्चा कर लेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और माता पिता का सम्मान करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।